एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ दिनों बाद ही राधा के माता पिता ने उसकी एक विकास नाम के लड़के से शादी करवा दी। जिस तरह सारी लड़की बहुत सारे अरमान लेकर अपने ससुराल जाती है, उसी तरह राधा भी गई थी। लेकिन ससुराल जाने के बाद राधा को पता चला कि उसकी सास बहुत कंजूस है। एक दिन वो सुबह खाना बना रही थी। राधा, कितनी रोटियां बना रही है? देख, 3 रोटी तेरे ससुर जी खाएंगे और 3 विकास खाएगा। और मुझे तो आज कम भूख है, इसलिए मेरे लिए 2 ही रोटी बना देना। और तू अपनी देख ले, वैसे तो तू भी 2 ही रोटी खाएगी, है ना? अच्छा हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की रखी हुई है। मैं और तू एक सुबह वाली रोटी खा लेंगे, तो बस 8 ही रोटियां बना लेना। अपनी सास की बात सुनकर राधा मन ही मन सोचती है, कैसी है ये, जब देखो रोटियां ही गिनती रहती हैं, मेरा तो दिमाग खराब होता है। उसके बाद राधा की सास वहाँ से चली जाती है। फिर राधा अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है। क्या बताऊँ माँ, कुछ ही दिनों में मैं बहुत बदली हो गई हूँ। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं और हर वक्त टोकती रहती हैं। अरे राधा बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल से मत लगाया कर। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। हर किसी की अपनी बोलने की आदत होती है, हम दूसरों को थोड़ी ना बदल सकते हैं, खुद को ही बदल लो। इसलिए चुप रहा कर, बोलने दिया कर उन्हें, वो जो भी बोले। उसके बाद राधा अपनी माँ का फोन काट के काम में लग जाती है। अगले दिन फिर से राधा की सास रसोई में आती है और कहती है, ये क्या राधा, अभी तो तूने विकास के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में थोड़ी सी चाय रखी तो है, वही पी लेती। नहीं माँ जी, चाय अगर थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद खराब हो जाता है और मुझे ताज़ी चाय अच्छी लगती है। तो एक काम कर, ये चाय मुझे दे दे, मैं पी लूंगी, इतना चीनी दूध लगा है इसमें। माँ जी, बस 2 घूंट ही तो है, मैं ताज़ी चाय बना तो रही हूँ, ये पी लो ना। नहीं, 2 घूंट ही दे दे मुझे, मैं वही पी लूंगी। कितनी कंजूस है ये। कुछ कहा क्या तूने? नहीं सासू माँ, मैं तो बस गाना गुनगुना रही थी। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। 1 मिनट रुकना माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ, चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? राधा जैसे ही बाथरूम में जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या करने लगी थी तू बाथरूम में? देख, सारी चाय सूख गई। पता नहीं मम्मी जी, कल से थोड़ा जी मचला रहा है, आज उल्टी हो गई। अच्छा, बदहजमी हो गई होगी, कोई बात नहीं, जा नींबू का अचार है, चाट ले, ठीक हो जाएगा। बदहजमी कैसे हो सकती है मम्मी जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। राधा कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या करूँ माँ, फिर मैं, आप ही बताओ, डॉक्टर के पास जाऊँ या भी रुक जाऊँ? 1 दिन और रुक जा बेटी, देख ले, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक काम कर, विकास से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा ले, हो सकता है तू माँ बनने वाली हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। राधा को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, इसलिए वो लेट जाती है। तभी वहाँ उसकी सास आकर कहती है, क्या बात है राधा, इतने राजमा चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पड़े हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? सासू माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रात को कुछ मत बनाना, यही खा लेंगे सब। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में चली गई। रात को, अरे राधा, ये कुकर में क्या बना रही है तू? राजमा चावल रखे तो थे, वही गरम कर लेती, सब खा लेते। मम्मी जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ, राजमा चावल ज्यादा हैवी हो जाएंगे। ये सही है, थोड़ी सी उल्टी क्या हुई, इतनी ढीली पड़ गई, थोड़ा सा ही बनाना अपने लिए, हम तीनों सुबह वाले राजमा चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है। बेचारी राधा पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से गायत्री की कंजूसी। अगले दिन राधा को फिर से उल्टियाँ होने लगी। वो विकास को बताती है। विकास मेडिकल से प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। राधा चेक करती है। विकास, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर गायत्री आ जाती है। क्या कहा तूने, तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे चलकर 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। मम्मी जी, मैं विकास के साथ डॉक्टर के पास से होकर आती हूँ।
अरे उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने देना। तू मेरे साथ चल डॉक्टर के पास। अगले दिन विकास काम पर चला जाता है। राधा गायत्री के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने राधा का चेकअप कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है, बस उसके खान पान का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने होंगे राधा को। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 2500 रुपए। क्या 2500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है? और दवाइयाँ भी अलग खरीदो। मम्मी जी दे दीजिए ना। गायत्री मुंह बनाकर डॉक्टर को पैसे दे देती है और उसे मजबूरन दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ती है। देख डॉक्टर को मैंने 2500 रुपए दे दिए और दवाई भी ले ली इतनी महंगी। अब मैं जाने का किराया नहीं दूंगी, पैदल ही चल घर। कहाँ फंस गई यार मैं। राधा और गायत्री घर आ जाते हैं। राधा प्रेग्नेंट थी तो उसे खुद की ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर वो गायत्री की कंजूसी की आदत से कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन गायत्री बोलती है, राधा, ओ राधा, कहाँ है? मम्मी जी बाहर हूँ, ये तरबूज वाले भैया आए हुए हैं, वही ले रही हूँ। गायत्री फौरन वहाँ पहुँचती है और बोलती है, क्या भाव दे रहे हो भैया तरबूज? अम्मा जी 80 रुपए किलो है, तुम 70 रुपए दे देना। अरे क्या लूट मचा रखी है, सोना बेच रहा है क्या? और तरबूज तो देख जरा अपने, बिल्कुल बेकार हैं। चल जा यहाँ से। लेकिन माँ मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा तुझे तरबूज खाना है, ये लो भैया 10 रुपए और थोड़ा सा तरबूज दे दो। क्या अम्मा जी इतनी कंजूसी, 10 रुपए का तरबूज ले रही हो? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? राधा गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और गुस्से में अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, तरबूज खरीदने में इतनी कंजूसी कौन करता है? पता है मेरा कितना मन था तरबूज खाने का। कोई बात नहीं बेटी, तू विकास को बोल देना, वो लेता आएगा। उसी शाम राधा का पति उसके लिए कुछ सामान लेकर आता है। माँ ये देसी घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। राधा को 9वां महीना लग गया है, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे तू भी ना, इतना देसी घी और काजू बादाम की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत ले आता, बेकार की फिजूल खर्ची करता है। ला दे, मैं रसोई में रख देती हूँ। गायत्री सारे ड्राई फ्रूट्स और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़ी दे दूंगी उसे खाने के लिए, खा लेगी वो सारा। घी भी थोड़ा सा ही रख देती हूँ। राधा को ज्यादा समझ नहीं थी और अब वो अपनी माँ से भी फोन पर ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। एक दिन, मम्मी जी देखो ना मेरे हाथ पर कैसे फूल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं ना? वैसे भी अपॉइंटमेंट थी। अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो फिजूल का बिल बना देगी। गर्भावस्था में हाथ पैर फूलना आम बात होती है। गायत्री के मना करने के बाद राधा हॉस्पिटल नहीं जाती। एक शाम राधा बेहोश हो जाती है। अरे राधा क्या हुआ? आंखें खोलो। मम्मी पापा जल्दी आओ, देखो राधा को क्या हो गया। अरे बिस्तर पर लेटा दे, थोड़ा पानी डाल, आ जाएगा होश। विकास कोशिश करता है पर राधा होश में नहीं आती। वो राधा को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर राधा का चेकअप करते हैं। ये क्या हाल बना दिया आपने राधा का? आपको पता भी है राधा का बीपी कितना लो है, बच्चा भी मूव नहीं कर रहा है और इनकी अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आप लोगों की इतनी बड़ी लापरवाही से राधा की जान भी जा सकती है। मम्मी आपको पता था ना राधा को हॉस्पिटल आना है? गायत्री घबरा जाती है। अरे गायत्री कुछ तो शर्म करो, अपनी ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ अगर आपको मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे पहले ही बता देती तुम, मैं उसे लेकर अलग हो जाता। नहीं नहीं विकास, मुझे माफ कर दे, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी हुई थी। विकास के पापा आप भी मुझे माफ कर दो, भगवान मुझे क्षमा कर दो। गायत्री रोने लगती है। तभी डॉक्टर आ जाती है। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिनों बाद विकास राधा से कहीं और जाकर रहने के लिए कहता है, लेकिन राधा मना कर देती है। नहीं विकास, मम्मी जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। गायत्री ये सब सुन लेती है। वो राधा से माफी मांगने लगती है। राधा बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया फिर भी तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, बस अपना आशीर्वाद दीजिए। उस दिन के बाद से वह सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तारा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन श्रेया के साथ रहती थी।
तारा जब 2 साल की थी तभी उसके पापा ने मीनाक्षी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कुछ महीने पहले तारा के पापा की भी मौत हो जाती है। अपने पति के जाने के बाद मीनाक्षी तारा का ध्यान रखना तो दूर, उससे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। मीनाक्षी श्रेया को शहजादी की तरह रखती थी और तारा से घर के सारे काम करवाती थी। तारा भी मीनाक्षी को कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप घर के सारे काम कर देती थी। एक दिन तारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी गुस्से में मीनाक्षी उसके कमरे में आती है। अरे ओ, घर के काम कौन करेगा? हर रोज तो टाइम से कर लेती थी, आज क्या हुआ? मम्मी, मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। कल मेरा एग्जाम है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। एग्जाम के बाद मैं सारे काम फिर से टाइम से करने लगूंगी। अभी मुझे पढ़ने दो। पढ़ के कौन से ऑफिसर बन जाएगी? चुपचाप जाकर बचे हुए काम कर। लगता है तू मेरा थप्पड़ भूल गई है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ घर के काम करने। तारा अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की सफाई करने लगती है। एक दिन मीनाक्षी श्रेया के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है। देख श्रेया, मैं तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। इनको पहनकर तो राजकुमारी जैसी लगेगी। सच में ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं और ये सब मेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। सच में ये सारे मेरे हैं? हाँ, ये सब तेरे हैं। मैं उस मनहूस को इसमें से कोई भी ड्रेस नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पर तारा आ जाती है और बोलती है, मम्मी, मेरे पास भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। सारे पहले के कपड़े हैं और अब तो वो मुझे छोटे हो रहे हैं और बाकी के कपड़े जो मुझे फिट आ रहे हैं वो जगह जगह से फट गए हैं। आप इनमें से कोई एक ड्रेस मुझे दे दो। तू क्या करेगी नए कपड़ों को? तेरे लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, समझी? श्रेया के पुराने कपड़े तो पहन ले। ये सुनकर श्रेया हंसने लगती है और बोलती है, मेरे पुराने कपड़े पहनेगी तो इसी लायक है। तारा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की बुआ का फोन आता है। मीनाक्षी भाभी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आप अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाना। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं श्रेया और तारा को भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद श्रेया और तारा अपनी बुआ के घर जाने लगती हैं। श्रेया ने अपनी नई फ्रॉक पहनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तारा ने अपने वही पुराने कपड़े पहने थे। ये देखकर गांव की 2 लड़कियां उन्हें रोकती है। श्रेया, तेरी ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। श्रेया की फ्रॉक तो अच्छी लग रही है, लेकिन तारा के कपड़े देख कितने पुराने हैं। तू कहीं भी चली जाती है क्या इन कपड़ों में? मेरे लिए तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई है। इसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए इसे कोई कपड़े नहीं देता है। गंदे कपड़े पहनकर घूमती है, इसलिए कोई इससे बात नहीं करता। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। मेरी बुआ की लड़की का जन्मदिन है। जन्मदिन में तारा कितने मैले पुराने कपड़े पहन के जा रही है। अरे, लगता है तारा की बुआ की नौकरानी छुट्टी पर है, इसलिए तारा को जन्मदिन में झाड़ू मारने और बर्तन धोने के लिए बुलाया है। उसके बाद सब तारा पर हंसने लगती हैं। तारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक जादूगरनी नजर आती है, जिसके हाथों में एक पिंजरा था और पिंजरा के अंदर एक सुंदर सी चिड़िया कैद थी। चिड़िया को देखकर तारा को उस पर बहुत तरस आता है। अरे, ये चिड़िया को पिंजरे में कैद करके क्यों ले जा रही है? पक्षियों को तो खुले आसमान में आजादी से उड़ने देना चाहिए। देखो तो कितनी उदास होकर पिंजरे में बैठी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। एक बार भी जादूगरनी का पिंजरे से ध्यान हटेगा तो मैं चिड़िया को आजाद कर दूंगी। इतना सोचकर तारा जादूगरनी का पीछा करने लगती है। चलते चलते जादूगरनी एक जंगल में पहुंच जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद जादूगरनी बहुत थक जाती है। वो पेड़ के नीचे चिड़िया के पिंजरे को रख देती है और खुद नदी से पानी पीने लगती है। जादूगरनी पानी पीने गई है, ये सही मौका है चिड़िया के पिंजरे को यहाँ से ले जाने का। इतना बोलकर तारा चिड़िया के पिंजरे को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जादूगरनी तारा को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेती है। जादूगरनी भी तारा के पीछे भागने लगती है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। मेरा पिंजरा लेकर कहाँ भाग रही है? रुक जा। तारा जादूगरनी की एक नहीं सुनती है और भागती रहती है और जादूगरनी से बचकर एक सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। तारा अपने चारों तरफ देखने लगती है।
जादूगरनी मेरे पीछे ही भाग रही थी, लेकिन यहाँ अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं चिड़िया को आजाद कर देती हूँ। उसके बाद तारा चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है। पिंजरे से निकलते ही चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी को देखकर तारा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था ये चिड़िया है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। प्यारी बच्ची, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। आप कौन हो? मैं परी हूँ। मुझे उस बुरी जादूगरनी ने अपने जादू से चिड़िया बना दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने जादू से परी लोग को अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही थी। इसलिए जब मैं सो रही थी तब उसने मौका देखकर मुझे एक चिड़िया में बदल दिया और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने लगी। तभी वहाँ पर जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिंजरे को लेकर भागने की? मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, इसे पिंजरा मत देना, वरना फिर ये मुझे इसमें कैद कर लेगी। तुझे मेरी बात माननी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तू जानती भी है मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुपचाप से इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने जादू से हमेशा के लिए तुझे बिल्ली बना दूंगी। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम और नौटंकी वाली ज्यादा लग रही हो। तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। जो असल में शक्तिशाली होता है वो अपने मुंह से अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता। जादूगरनी तारा से बहस कर रही होती है। तभी परी वहाँ पर सोने का आईना प्रकट कर देती है। परी सोने का आईना जादूगरनी के सामने रख देती है। तभी एकदम से जादूगरनी की नजर आईने पर जाती है। आईने में खुद को देखते ही जादूगरनी खुद एक बिल्ली बन जाती है। परी बिल्ली बनी हुई जादूगरनी को उठा लेती है। अब मैं इसे अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी और इसे अपने कैद में रखूंगी। वैसे तारा, तुमने जादूगरनी को अपने बातों में लगा रखा था, इसलिए मुझे ये काम करने में आसानी हुई। अब ये जादूगरनी कभी भी परियों को परेशान नहीं कर पाएगी। आज जो तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? परी, मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि मुझे खाने में भी अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, और तो और मुझसे घर का सारा काम भी करवाया जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये जादुई सोने का आईना अपने साथ ले जाओ, इसे अपने कमरे में रख देना। जब भी तुम इसके सामने खड़ी होकर जो मांगोगी, ये वो सामान तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। और हाँ, कोई भी बुरा व्यक्ति इसका उपयोग करना चाहेगा तो ये बिल्कुल विपरीत परिणाम देगी। तारा जादुई सोने का आईना ले लेती है और परी को धन्यवाद करके अपने घर वापस चली जाती है। तारा जादुई सोने के आईने को अपने कमरे में रख देती है। उसके बाद तारा जादुई सोने के आईने के सामने खड़े होकर बोलती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। मैं पुराने फटे कपड़े पहनती हूँ। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। तारा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है। ये देखकर तारा बहुत खुश होती है। सच में ये तो मेरी बात मान रही है। जादुई सोने की आईने, मेरे पास अच्छे जूते और सैंडल भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जूते और सैंडल आ जाते हैं। अब तारा के पास कपड़े और जूते सैंडल की कमी नहीं थी। तारा बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह उठकर तारा आईने में अपना चेहरा देखती है और चेहरा देखते हुए बोलती है, अब मुझे घर के काम करने पड़ेंगे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तारा के इतना बोलने के बाद घर की सारी सफाई हो जाती है, लेकिन तारा को ये बात पता नहीं थी। वो किचन में जाती है और देखती है कि सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। यहाँ तो सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। लगता है मम्मी ने कर दिया है, लेकिन मम्मी तो काम करने वाली है नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मार पीट कर मुझसे ही काम करवाती है। फिर अचानक आज उन्हें क्या हो गया, पूछ कर आती हूँ। इसके बाद तारा मीनाक्षी के कमरे में जाने लगती है। तभी दरवाजे पर खड़ी होकर तारा मीनाक्षी और श्रेया की बातें सुनने लगती है। बेटा, तो यहाँ बैठ, जब तक मैं देख कर आती हूँ कि मनहूस ने घर का काम किया है कि नहीं। ये सुनते ही तारा समझ जाती है कि मीनाक्षी ने घर का काम नहीं किया है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। सोचते सोचते मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। तभी उसे जादुई सोने के आईने का ख्याल आता है।
अरे मेरे पास तो जादुई सोने का आईना है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अब समझ में आया, ये जादुई सोने का आईना घर के काम भी कर सकता है। ये जानकर तारा की खुशी दुगनी हो जाती है। उस दिन से अपने आप घर का सारा काम हो जाता था और तारा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। ये देखकर श्रेया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देख रही हो, आजकल ये मनहूस इतना चमक रही है। आखिर इसके पास ड्रेस के पैसे आते कहाँ से हैं? कहीं ये घर में चोरी तो नहीं करती? नहीं बेटा, घर से पैसे तो चोरी नहीं होते हैं, चल उसके कमरे में देख कर आते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी तारा के कमरे में जाती हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों तारा को जादुई सोने के आईने से बात करते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो ये सब जादुई आईने का कमाल है। हाँ मम्मी, चलो हम बहुत सारे पैसे मांगते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी अंदर जाती है और जादुई आईने के सामने खड़े होकर बहुत सारे पैसे मांगने लगती हैं। लेकिन तभी बिल्कुल विपरीत असर होता है और जादुई आईने से पैसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मधुमक्खी बाहर निकल आते हैं और दोनों माँ बेटी को काटने लगते हैं। मधुमक्खी के डर से भागते भागते दोनों माँ बेटी घर से बहुत दूर पहुँच जाती है। उस दिन के बाद से डर कर दोनों माँ बेटी कभी भी घर वापस नहीं आती है और मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। इस तरह तारा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बड़े लहंगे वाली राजकुमारी। उदयपुर नामक राज्य में राजा भीमसेन अपनी पत्नी उर्मिला के साथ राज किया करते थे। राजा भीमसेन की अमायरा नाम की एक बेटी भी थी। अमायरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अमायरा की नीली नीली आंखें और भूरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। इसलिए राजा और रानी राजकुमारी अमायरा को बचपन से ही रूई के फाहे की तरह बड़े ही ध्यान और प्यार से रखते थे। इसलिए शायद बड़े होने के साथ साथ वो बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल किस्म की हो गई थी। अमायरा को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन राजा भीमसेन शिकार पर जा रहे होते हैं। तभी अमायरा राजा से कहती है, पिताश्री, मुझे भी आज आपके साथ शिकार पर जाना है। मैं भी आज अपने पिता का कौशल देखना चाहती हूँ। पर पुत्री, वहाँ पर कई खतरनाक तरह के जानवर होंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे और मैं नहीं चाहता कि मेरी फूल सी बच्ची को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुँचे। इसलिए अगर तुम राजमहल में रहो तो ज्यादा अच्छा है। पिताश्री, मैं राजमहल में रह रहकर थक चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और आपने इतनी बड़ी सेना पाल रखी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी है, ये मेरी रक्षा करेगी। इसके बाद अमायरा की जिद से हार कर राजा अमायरा को शिकार पर ले जाते हैं। जंगल पहुंचकर अमायरा देखती है कि उसके पिता बड़े बड़े जंगली सुअरों का शिकार कर रहे हैं। तभी अमायरा को एक सुंदर सा हिरण दिखता है और वो एक सिपाही से तीर लेकर उस हिरण पर चला देती है और वो हिरण वहीं मर जाता है। ये देखकर राजा अमायरा के पास आते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या किया पुत्री? वही जो आप कर रहे हैं। अमायरा, हमें ऐसे ही किसी को भी नहीं मारना है। मैं तो केवल जंगली सुअरों का शिकार कर रहा हूँ जो फसलों को और खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं, परंतु तुमने एक बेकसूर हिरण को मार दिया। तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। पिताश्री, आपने एक जंगल में घूमने वाले तुच्छ से जानवर के लिए मुझे इतनी बातें सुना दी। मुझे अब यहाँ पर और नहीं रहना, मैं वापस राजमहल जा रही हूँ। ऐसा कहकर अमायरा कुछ सिपाहियों को लेकर राजमहल वापस लौट जाती है। अमायरा को किसी की भी बातें सुनना पसंद नहीं था, चाहे वो स्वयं राजा ही क्यों ना हो। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन राजमहल में रशिया के राजा अलेक्जेंडर की बेटी मारिया आती है। मारिया का स्टाइल और फैशन बिल्कुल ही अलग था। मारिया को देखकर अमायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाती है। तभी एक दिन मारिया अमायरा से कहती है, देखो मायरा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी भाषा सीखी। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे देश आकर हमारी संस्कृति को सीखो। और वैसे भी तुम्हारा पहनावा देखकर हमें लगता है कि तुम्हें एक अच्छे काया पलट की जरूरत है। क्या तुम हमारे देश चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। पर क्या तुम्हारे पिता इसकी इजाजत देंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताश्री मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं करते और वैसे भी मुझे ना सुनना पसंद भी नहीं है। इसके बाद अमायरा राजा के पास जाती है
और अपनी बात मनवा ही लेती है और मारिया के साथ रशिया चली जाती है। रशिया जाकर अमायरा वहाँ बहुत अलग अलग तरह के फैशन देखती और सीखती है और जब वो अपने देश आती है तो वहाँ से ढेर सारे अलग अलग तरह के कपड़े लेकर आती है। जैसे ही वो राजमहल पहुँचती है तो राजा अमायरा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार आप आ ही गई। हम आपको पूरे 3 महीने बाद देख रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। आप कैसी हैं? वहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताश्री, और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैं तो वहाँ खुश थी। तभी राजा का ध्यान अमायरा के पहनावे पर जाता है। अमायरा खड़ी तो राजमहल के अंदर थी, परंतु उसका लहंगा अभी भी राजमहल के द्वार पर था। अमायरा, ये क्या? तुम्हारा लहंगा इतना बड़ा और लंबा कैसे है? ये तो बाहर राजमहल के द्वार तक जा रहा है। पिताश्री, आप नहीं जानते, ये एक नया और बहुत ही अद्भुत पहनावा है जिसे रशिया के लोग पहनते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए अब से मैं भी इसी तरह के कपड़े पहनूंगी और मेरा लहंगा अब इसी तरह लंबा और बड़ा रहेगा। राजा बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु उनकी बेटी इतने दिनों बाद लौटी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और अपनी बेटी को आराम करने के लिए उसके कक्ष में भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद रानी उर्मिला अमायरा के कक्ष में आती है और देखती है कि अमायरा का लहंगा पूरे कक्ष में फैला हुआ है। अमायरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे पास बहुत पैसा है और हमें कपड़े खरीदने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने लहंगे में इतना कपड़ा लगा लो कि तुम्हारा पूरा कक्ष उससे भर जाए। अरे माँ, आप ये सब नहीं समझ पाएंगी। ये सब नया फैशन है जिसे रशिया के लोग समझते भी है और पहनते भी है, और अब से मैं भी इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। मुझे भी शाही महसूस करना है और मुझे उन मामूली लहंगों में शाही महसूस नहीं होता, इसलिए अब से मैं इसी तरह के लंबे और बड़े लहंगे पहनूंगी। परंतु इससे तुम्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उर्मिला की बात बिल्कुल सही थी, परंतु अमायरा कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। आराम करने के बाद अमायरा अपने कक्ष से जैसे ही बाहर निकलती है, उसका पैर अपने ही लहंगे में फंस जाता है और बड़ी जोर से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है और एक दासी भागकर अमायरा के पास आती है। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? आपको तो हाथ में चोट लग गई। चलिए, मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत। किस बारे में राजकुमारी? यही कि मैं अपने लहंगे में फंसकर गिर गई। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गलत साबित करे। समझ गई तुम? आपका हुक्म सर, आँखों पर। इसके बाद अमायरा पट्टी करवाकर राजमहल के बगीचे में पहुंच जाती है। राजा भी उसी बगीचे में घूम रहे होते हैं। जैसे ही वो अमायरा को देखते हैं, वो कहते हैं, अरे पुत्री, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? कुछ नहीं पिताश्री, वो एक फूलदान मेरे हाथ पर गिर गया था, उसी वजह से थोड़ी चोट लग गई। पुत्री, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम आपको किसी भी दुख या दर्द में नहीं देख सकते। तभी राजा का ध्यान अमायरा के पूरे बगीचे में फैले लहंगे पर जाता है और वो मंद मंद मुस्कुरा पड़ते हैं, जिसे देखकर अमायरा कहती है, क्या हो गया पिताश्री, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए पुत्री, क्योंकि आज बगीचे के माली के लिए काम आसान हो गया। मैं कुछ समझी नहीं। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे इस लंबे और बड़े लहंगे ने पूरे बगीचे के सूखे पत्तों और कचरों को इकट्ठा कर लिया है और माली का काम आसान कर दिया है। राजा की ये बात सुनकर वहाँ खड़ा माली भी मुस्कुरा पड़ता है और ये सब देखकर अमायरा गुस्से में अपने कक्ष में चली जाती है, परंतु उसके सर से अभी भी लंबे और बड़े लहंगे का शौक नहीं उतरता। फिर ऐसे ही एक दिन राजा अमायरा के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, कुछ ही दिनों में राज परिवार दर्शन का पर्व आने वाला है। तुम तो जानती ही हो, इस पर्व में राज परिवार के सभी सदस्य रथ में बैठकर पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं और राज्य की जनता को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस बार भी तुम्हें हमारे साथ इस पर्व का हिस्सा बनना होगा। मुझे अच्छे से याद है पिताश्री, और मैं इस भ्रमण में शामिल भी जरूर होंगी। बल्कि मैंने तो पहले से ही इस पर्व पर पहनने के लिए एक बहुत ही लंबा और सुंदर लहंगा निकाल कर रखा है। इस लहंगे को देखकर हमारे राज्य की पूरी जनता की आंखें चमक उठेगी और वो केवल मुझे ही देखते रह जाएंगे। आप इस लहंगे को संभाल तो लेंगी ना? हमें आपकी चिंता हो रही है।
आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, अब मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे इसे अच्छे से संभालना भी आ गया है। धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीत जाता है और पर्व का दिन आ जाता है। राजमहल के सारे सदस्य अच्छे से तैयार होकर रथ में बैठ जाते हैं। अमायरा को थोड़ी देर लगती है, लेकिन वो भी अपने उस लंबे और बड़े लहंगे को अपनी वेशभूषा बनाकर रथ में बैठ जाती है और वो लोग राज्य का भ्रमण करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग रथ से नीचे उतरकर जनता में से अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अमायरा वापस से रथ में चढ़ती है तो उसका लहंगा रथ के पहिए में फंस जाता है, परंतु लहंगा लंबा और बड़ा होने के कारण अमायरा को ये महसूस ही नहीं होता। फिर जैसे ही रथ चलता है, अमायरा का लहंगा उसमें धीरे धीरे करके फंस जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस लहंगे में फंसकर अमायरा नीचे गिर जाती है, जिस कारण अमायरा बेहोश हो जाती है। सब लोग ये दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं, जिसके बाद सैनिकों की मदद से राजकुमारी अमायरा को जल्द ही राजमहल पहुंचाया जाता है और वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य अमायरा का निरीक्षण करके राजा से कहते हैं, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। सर में हल्की सी चोट आई है और पैरों में भी एक हल्का सा झटका लगा है। राजकुमारी पूरी तरीके से ठीक है। मैंने कितनी बार अमायरा को मना किया कि इस तरह का लहंगा ना पहना करे। वो तो भगवान की कृपा रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना रथ से गिरकर अगर वो पहिए के नीचे आ जाती तो ना जाने क्या हो जाता। आप सही कह रही हैं। अब हमें राजकुमारी को सबक सिखाना होगा, वरना राजकुमारी की ये जिद एक दिन एक बड़े हादसे को जन्म दे देगी। इसके बाद राजा रानी से कुछ कहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भर देते हैं। फिर जैसे ही अमायरा को होश आता है, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आह, मेरा सर कितना दुख रहा है। फिर अमायरा जैसे ही अपने सामने देखती है तो उसे अपनी माँ और पिता की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अमायरा ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, क्या हो गया? आप लोग रो क्यों रहे हैं? पिताश्री, माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उस बड़े और लंबे लहंगे को मत पहनो, एक दिन वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, परंतु तुमने हमारी बात कभी नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे पैर अब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए हैं। अब तुम कभी नहीं चल पाओगी। इस हादसे ने तुम्हारे पैर तुमसे छीन लिए। हादसे के कारण अमायरा के पैर अभी भी झटके में थे, इसलिए वो अपने पैर हिला नहीं पा रही थी। राजा और रानी की बात सुनने के बाद अमायरा अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करती है, पर वो हिल नहीं पाते, जिस कारण अमायरा डर जाती है और रो पड़ती है। आप लोग सही कहते थे, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और ये जो भी हुआ ये मेरी जिद और पागलपन का ही नतीजा है। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये सब मेरे किए की ही सजा है। ऐसा कहकर अमायरा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राजा और रानी अमायरा को शांत कराते हुए कहते हैं, रोना बंद करो पुत्री, तुम्हारे पैर सही सलामत है, परंतु हाँ, जो नहीं हुआ वो हो सकता था। हमने जो भी कहा सब झूठ था और तुम्हें सबक सिखाने का एक तरीका था। मतलब मेरे पैर ठीक है, मैं फिर से चल सकती हूँ? हाँ पुत्री, तुम चल सकती हो। फिर मैं अपने पैरों को हिला क्यों नहीं पा रही हूँ? वो इसलिए पुत्री, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर झटके में हैं। कुछ ही देर में झटके से बाहर आ जाएंगे और तुम वापस से चल पाओगी। आप लोग मुझे जो समझाना चाहते थे वो मैं समझ चुकी हूँ और मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद ऐसा लहंगा कभी नहीं पहनूंगी जो मेरे जान के लिए मुसीबत बन जाए। और एक बार फिर से मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। राजा और रानी अमायरा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से अमायरा उन सारे लंबे बड़े लहंगों को निकाल कर फेंक देती है और वापस से अपने पहले वाले पहनावे में आ जाती है। और इस हादसे से अमायरा का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वो हर किसी से प्यार से बात करने लगती है और सभी को सम्मान देने लगती है। सौतेली माँ और सोने चांदी की परियां। बहुत समय पहले की बात है। जानवी नाम की एक लड़की मादीपुर गांव में अपनी माँ पूजा और पिता रघु के साथ रहती थी। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जानवी के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर
एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन जानवी अपने माता पिता के साथ अपने पिता रघु के ऑफिस पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। जानवी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जानवी और उसके माता पिता घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही जानवी की मां पूजा की मृत्यु हो जाती है। आसपास खड़े लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जिस वजह से जानवी और उसके पिता बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जानवी की आंख खुलती है तो वो अपने पिता और डॉक्टर को अपने सामने देखती है। वो उन दोनों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? माँ, आप कहाँ है माँ? देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है। मुझे दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर जानवी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जानवी बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है। जानवी के बार बार पूछने के बाद जानवी के पिता रघु उसे उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर जानवी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटी। जानवी के पिता उसे बहुत समझाते हैं और उसके ठीक होने पर उसे घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों तक जानवी कुछ नहीं बोलती। वो अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगती है। ये देखकर जानवी के पिता रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद जानवी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी के पिता रघु एक रूपाली नाम की विधवा औरत से शादी कर लेते हैं और जानवी से उसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देखो जानवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या सच में पिताजी, ये मेरी नई माँ है? अपनी नई माँ के बारे में सुनकर जानवी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। कुछ दिनों तक जानवी की नई माँ रूपाली उसका बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रूपाली ने अब रघु के दिल में जगह बना ली थी और रघु अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद रूपाली को एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम वो टीना रखती है। रूपाली का अपना बच्चा होने के बाद उसका ध्यान जानवी से पूरी तरह हट जाता है और वो जानवी को नजरअंदाज करने लगती है। दिन बीतने के साथ साथ रूपाली को जानवी खटकने लगती है, क्योंकि रघु अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रघु रूपाली से कहता है, रूपाली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना जानवी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दूं। जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। रूपाली को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रघु की बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद रघु जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, जानवी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कपड़ों के लिए जो पैसे देना चाहते थे, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आना। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर रूपाली के पास जाकर उससे कहता है, रूपाली, ये लो कुछ पैसे, तुम जानवी के साथ बाजार चली जाना और उसे सुंदर सुंदर कपड़े दिला लाना। कल उसे शहर के लिए निकलना है, शहर में उसके काम आएंगे। इतना कहकर रघु रूपाली को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली जानवी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों रे जानवी,
तू पूरा दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाती रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। उसके बाद रूपाली बेमन से गांव से बाहर एक बड़े बाजार में ले जाती है। रूपाली जानती थी कि जानवी को उस जगह की जानकारी नहीं है। रूपाली जानवी को बड़े बाजार के बीचों बीच खड़ा कर देती है। बड़े बाजार का नजारा देखकर जानवी रूपाली से कहती है, माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं यहाँ खो न जाऊँ। अरे डरने की कोई बात नहीं है, इस बड़े बाजार में हमेशा इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें इस भीड़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में भी हर जगह ऐसी ही भीड़ होती है। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानवी कपड़े लेने चली जाती है। तभी मौका देखकर रूपाली वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये जानवी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। रूपाली वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी जब कपड़े खरीद कर वापस आती है तो उसे कहीं भी अपनी माँ रूपाली नजर नहीं आती। ये देखकर जानवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बड़े बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह की जानवी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और न ही उसे जानकारी थी। जानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे जाए। जानवी बड़े बाजार से निकलकर चलने लगती है और वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। जानवी इतनी ज्यादा परेशान होती है कि उसके सामने आ रही गाड़ी उसे दिखाई नहीं देती। जानवी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी वहाँ दो परियां आकर उसे बचा लेती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत थी। एक परी दिखने में बिल्कुल सोने के जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर जानवी हैरान हो जाती है और फिर जानवी उन दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? ये सुनकर सोने जैसी दिखने वाली परी कहती है, अरे अरे डरो मत जानवी, हम दोनों परी लोग से यहाँ आए हैं। मेरा नाम सोन परी है और ये मेरी बहन चंदा परी। हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते हैं। हमने तुम्हें बाजार में खोया देखा, हम तभी से तुम्हारे पीछे थे और अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बाजार में खो कैसी गई? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बड़े बाजार में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानवी अपनी दुख भरी कहानी दोनों परियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों परियां बहुत निराश होती है और जानवी की मदद करने की सोचती है। परियां अपने जादू से जानवी को उसके घर पहुंचा देती है। जानवी जब रूपाली के सामने आती है तो वो जानवी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, करमजली तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद करती हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, रुक, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रूपाली जानवी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां वहां आकर जानवी को बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां रूपाली को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक पत्थर की सिल्ली में बदल देती है। उसके बाद रूपाली मन ही मन अपने की पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। दोनों परियां वहां से चली जाती है और उसके बाद जानवी अपने पिता और छोटी बहन टीना के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।